नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण के एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम व्याकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक जैसे संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम सभी को शामिल किया गया है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का सुविचार: जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में शुभेच्छु का समानार्थी होगा। निम्न में शुभेच्छु का समानार्थी होगा, क्या होगा? शुभचिंतक होगा, हितैषी होगा, शुभाकांक्षी होगा या परोपकारी होगा। तो शुभेच्छु का समानार्थी क्या होगा? शुभेच्छु का समानार्थी होगा शुभाकांक्षी। क्या होगा? शुभेच्छु का समानार्थी होगा शुभाकांक्षी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शुभचिंतक और हितैषी शुभेच्छु के पर्यायवाची के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन जो समानार्थी सटीक होगा वो क्या होगा? शुभाकांक्षी। परोपकारी कहते हैं जो दूसरों के उपकार को मानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविष्टियां किसका समानार्थी होगा? प्रविष्टियां किसका समानार्थी होगा? आवेदन का, अर्जियां, प्रपत्र या निमंत्रण। तो प्रविष्टियां किसका समानार्थी होगा? प्रविष्टियां अर्जियां का समानार्थी होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवल्य का पर्यायवाची होगा। कैवल्य का पर्यायवाची होगा। कैवल्य का पर्यायवाची क्या होगा? रुचिर होगा, प्रीति होगा, केशव होगा या निर्वाण होगा। तो कैवल्य का पर्यायवाची क्या होगा? कैवल्य का पर्यायवाची निर्वाण होगा। इसका मतलब होता है कैवल्य, निर्वाण या मोक्ष। और रुचिर के पर्यायवाची होते हैं सुंदर, मनोहर, प्रीति का प्रेम, केशव का कृष्ण, माधव, मदन आदि। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाख नंदन का पर्यायवाची होगा। बैसाख नंदन का पर्यायवाची होगा। तो बैसाख नंदन का पर्यायवाची क्या होगा? बैसाख नंदन किसे कहते हैं? बैसाख नंदन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी, गधा। क्या पर्यायवाची होगा? गधा। जिसके अन्य पर्यायवाची हैं चक्रीवान, धूसर और गणेश के पर्यायवाची गजानन, लंबोदर। और कौवा को क्या कहते हैं? काक कहते हैं। और सुग्रीव किसे कहते हैं? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो बैसाख नंदन किसे कहते हैं? गधे का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर का विलोम होगा। स्थावर का विलोम होगा। स्थावर का विलोम क्या होगा? सूचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा या जंगम होगा। तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क का विलोम होगा। शुष्क का विलोम होगा सरस होगा, पानी होगा, तरल होगा या आर्द्र होगा। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास का विलोम होगा। व्यास का विलोम होगा समास होगा, संक्षेप होगा,
संगीन होगा या संश्लेषण होगा। तो व्यास का विलोम क्या होगा? व्यास का विलोम होता है समास। व्यास का विलोम क्या होता है? समास। और संक्षेप भी इसका पर्याय, समास का पर्यायवाची होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भाषाचार या भ्रष्टाचार। तो शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन भी, भ्रष्टाचार। कैसे लिखा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पितृभक्ति, मंत्र, राजनीतिक और ब्राह्मण। तो इनमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? पितृभक्ति भी शुद्ध है, राजनीतिक भी शुद्ध है और ब्राह्मण भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? मंत्री। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्री लिखा जाएगा ऐसे, मंत्री। मंत्र नहीं होता, मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है या पा वर्ग होता है? तो कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ग कौन सा है? का वर्ग। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंठ। चा वर्ग किससे उच्चारित होता है? चा वर्ग होता है तालु से। किससे उच्चारित होता है? तालु से। और ता वर्ग किससे होता है? दंत से। किससे होता है? दंत से। और पावर किससे होता है? ओष्ठ से। पावर किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नेता होगा, नेतु होगा, नेतिन होगा या नेताइन होगा। तो नेत्री शब्द का जो पुल्लिंग रूप होता है क्या होता है? नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा या इनमें से कोई नहीं। भारतीयों में यह बिंदी लगी। तो भारतीय शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीयों। भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष का चयन कीजिए। उत्तम पुरुष का चयन कीजिए। उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? मैं है, तुम है, वे है या यह है। तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन सा है इनमें? उत्तम पुरुष का कर्ता है मैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तुम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का है। कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का। वे और ये किसके अंतर्गत आते हैं? वे और ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या है, कुछ है, कौन है या यह है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या कैसा सर्वनाम है? क्या है? प्रश्नवाचक। क्या और कौन दोनों प्रश्नवाचक हैं। क्या और कौन प्रश्नवाचक हैं। और कुछ है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक कौन सा है? यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है। वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक है?
कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान है या संबंध है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें अधिकरण कारक होता है। ये इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। अगले साल में आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, कारक कहते हैं, धातु कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। और कारक जो संज्ञा के बीच उनका संबंध बताते उन्हें कहते हैं कारक। अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है? अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? वह आता, वह आ रहा था, वह आया था, तुमने खाया होगा। तो अपूर्ण भूत का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? वह आ रहा था, वह आ रहा था अपूर्ण भूत का उदाहरण है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वह आया था किसका उदाहरण है? वह आया था पूर्ण भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होगी। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होगी, कितनी होगी? 28 होगी, 30 होगी, 40 होगी या 50 होगी। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव का चयन कीजिए। निम्न में तद्भव का चयन कीजिए। इच्छा, प्रहार, पहर या कृति। तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? इच्छा, प्रहार, कृति तीनों तत्सम शब्द हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहर। पहर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग छूना मुहावरे का अर्थ होगा। अंग छूना मुहावरे का अर्थ होगा। अंग छूना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कसम खाना होगा, प्रेम करना होगा, परेशान करना होगा या पीछे पड़ना होगा। तो अंग छूना मुहावरे का अर्थ होता है कसम खाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होगा। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होगा। ईमान बेचना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? धोखा देना होगा, गलत काम करना होगा, याराना तोड़ना होगा या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने कर्तव्य से हट जाना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कृतार्थ होगा, ऑप्शन बी परोपजीवी होगा, उपकृत होगा या उपमेय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जिसे चाहो चुन लो कैसा वाक्य है? तुम जिसे चाहो चुन लो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो तुम जिसे चाहो चुन लो ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य ऐसा होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य दो संयोजकों से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपरिवार में कौन सा समास होगा? सपरिवार में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या बहुव्रीहि होगा। तो सपरिवार में कौन सा समास होता है? सपरिवार में बहुव्रीहि समास होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अव्ययी भाव समास का होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है और अधिकांशतः इसमें क्या होती है? शुरू में उपसर्ग लगी होती है। और द्वंद्व जहाँ दोनों पद
समान होते हैं और द्विगु में पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गुण संधि का उदाहरण है। निम्न में गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण कहाँ है, अत्युष्म, नद्यंत, सूर्योष्म या मतैक्य। तो अत्युष्म की संधि विच्छेद कैसे होगी, अति प्लस ऊष्म, मतलब ई प्लस ऊ मिलकर क्या हो गया, ये या बन गया। तो यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि है। नद्यंत, नदी प्लस अंत, ई प्लस आ मिलकर क्या हुआ, या यहाँ क्या होगा, यहाँ भी यण संधि है, इन दोनों में यण संधि है। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा, तो आ प्लस ऊ से क्या बन गया, यहाँ ओ बन गया। तो यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ है गुण संधि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य में है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, मतैक्य में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही है। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही है, विद्योन्नति, हितोपदेश, देवेश या चंद्रोदय। तो विद्या प्लस उन्नति, विद्या प्लस उन्नति, हित प्लस उपदेश ये गलत है, देव प्लस ईश ये भी गलत है, चंद्र प्लस उदय ये भी गलत है। हितोपदेश का होगा हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। देवेश का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ईश, और चंद्रोदय का होगा चंद्र प्लस उदय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्या उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबंत का सही संधि विच्छेद होगा। सुबंत का सही संधि विच्छेद होगा, शुभ प्लस अंत होगा, सुप प्लस अंत होगा, सुबक प्लस अंत होगा या सुबह प्लस ता होगा। तो सुबंत का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा, सुप प्लस अंत होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, ये क्वेश्चन हमारा साहित्य का है। कौन लिखते थे, माखनलाल चतुर्वेदी लिखते थे, मैथिली शरण गुप्त लिखते थे, जयशंकर प्रसाद लिखते थे या भगवती चरण वर्मा लिखते थे। तो कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे, कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद लिखते थे। ये कौन है, इन्हें छायावाद का जनक माना जाता है, छायावाद का जनक माना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी, राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं, दोहा कहते हैं, कुंडलियां कहते हैं या रोला कहते हैं। तो 24-24 मात्रा वाली दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं, रोला कहते हैं। क्या कहते हैं, रोला कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोहा और सोरठा में भी 24-24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इनमें कितने, इनमें 4 चरण होते हैं। इनमें दोनों में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में
11 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन रोला जो होता है उसमें केवल 2 पंक्तियां होती हैं, उसमें 2 पंक्तियां होती हैं, दोनों में 24 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार होगा? उज्जवल की वर्तनी गलत है, उज्जवल। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार होगा? अर्थात जितना जितना सांवले रंग में डूबते जाओ उतना उज्जवल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, यमक होगा या विरोधाभास। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विरोधाभास। यहाँ विरोध की स्थिति दिखाई गई है। इसी के साथ जय हिंद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।